So how should you analyze a test to get a maximum benefit from it? So hello everyone, my name is Ayusha. I am a first year MBBS student at AIIMS Rishikesh. My NEET score was 705 out of 720 in NEET UG exam. सो द हेयर आई कम विद अनदर वीडियो कि अगर आप कोई एक टेस्ट दे रहे हो वेदर इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो आपको किस तरह से उसको एनालाइज करना चाहिए सो डैट तुम्हें उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो पहली बात ये बताने से पहले कि किसी भी एग्जाम को एनालाइज कैसे करना है, तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि हम टेस्ट दे क्यों रहे हैं। तो देखो, टेस्ट देने के बहुत सारे मेजर रीजन है। पहला चीज़ तो देखो, अगर तुम कोई भी एक टेस्ट दे रहे हो, मेनली जो एग्जाम 3 घंटे 20 मिनट तक का चल रहा है, तो उसमें तुम्हें सबसे पहले मेन चीज़ जो है वो तुम्हें अपना बनाना पड़ेगा स्टेमिना। आई मीन कि ये नहीं होना चाहिए कि तुम 1 घंटा तुमने पेपर दिया या उस पेपर को सोल्व करो, उसके बाद तुम्हें भूख लगने लग रही है या फिर तुम बिल्कुल लेजी फील कर रहे हो या पेपर करने का मन ही नहीं करता। ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम एक बार क्वेश्चन करना स्टार्ट किए, हमने 100 क्वेश्चन किए या 1 घंटे क्वेश्चन किया, उसके बाद फिर क्वेश्चन करने का मन ही नहीं करता, फिर कहता है चलो निपटा देते हैं क्वेश्चन। अब उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद जो तुमने पढ़ा है, मान लो तुमने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, तो तुमने वो टॉपिक सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है, टेस्ट से हमें वो भी पता चलता है। साथ ही साथ तुमने देखा होगा कि जब कभी भी हम कोई भी एक टेस्ट देते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा दिमाग ही फ्रीज हो जाता है। मतलब कि हम टेस्ट तो दे रहे हैं, मतलब हम क्वेश्चन तो सोल्व कर रहे हैं, लेकिन दिमाग बिल्कुल चल ही नहीं रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये खासकर जो 11th क्लास के बच्चों या 12th क्लास के बच्चों ये उनको ये ज़्यादा फील होता है कि भाई दिमाग चलना ही कम बंद हो गया। ठीक है, अब टेस्ट से तुम्हें ये चीज़ तो पता चलता है, साथ ही साथ तुम्हें ये भी पता चलता है कि तुम गलतियाँ क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई टेस्ट दिया, ठीक है, अब उसमें क्या किस तरह की गलतियां मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं सिली मिस्टेक करूंगा या फिर मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करूंगा, या फिर हो सकता है कि मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा, उसे सही से पढ़ा ही ना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नोट करेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, ये सारे वर्ड्स को हम देखते ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमें टेस्ट से पता चल जाती है। साथ ही साथ सबसे मेन मुद्दा जो हम टेस्ट देते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। तुम्हें पता है कि नीट का जो पेपर है उसमें तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम मिला हुआ है जो है 3 घंटे 20 मिनट। उसी के अंदर तुम्हें फिजिक्स भी करनी है, बायो भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, उसी में तुम्हें क्वेश्चन भी पढ़ना है, साथ में तुम्हें OMR शीट भी भरनी है। तो किसी भी एक टेस्ट पे अगर तुम उसे दोगे तो तुम्हें ये सारी चीज़ें के बारे में पता चलेगा कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें मुझे करनी है ताकि मुझे अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके, और साथ ही साथ मुझे ये पता चल सके कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, सो डैट अगर तुम नीट एग्जाम दे रहे हो, जो फाइनल एग्जाम में तुम बैठ रहे हो, तुम ये गलतियाँ ना करो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब तुम कोई एक टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट देने से पहले इसमें 3 फेजेस आते हैं। पहला फेज आएगा प्री टेस्ट, फिर टेस्ट, फिर एक पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट में क्या होता है कि तुम्हारा कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक या कोई एक चैप्टर तुम टेस्ट देने के लिए जा रहे हो, तो उससे पहले तुम्हें उस पूरे चैप्टर की रिवाइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स है, अगली वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। जैसे मेरे पास जो खुद के शॉर्ट नोट्स थे वो मैं आगे डाल दूंगा सो दैट तुम उसे यूज़ कर सको। प्री टेस्ट में क्या होता है, तो प्री टेस्ट में यही है कि तुम्हें क्या करना है कि जो भी तुम टेस्ट तुम दे रहे हो उसे तुम जो उसको टॉपिक को, उस चैप्टर को तुम्हें उस शॉर्ट नोट से या फिर जो भी तुमने हाईलाइट्स कर रखे हैं उस चीज़ को तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, अब आता है टेस्ट देने के बारे। अब देखो टेस्ट तुम देखो 3 घंटे 20 मिनट में, ठीक है। या अब सबसे मेन जो काम आता है वो होता है टेस्ट देने के बाद। अब देखो जितना टाइम तुम किसी टेस्ट देने में लगा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल 3 घंटे 20 मिनट, या फिर तुम कोई पार्ट टेस्ट दे रहे हो जो यूजुअली 2 घंटे का होता है, तुम वो दे रहे हो, तो तुम्हें ये याद रखना है कि अगर तुम कोई भी टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट को तुम सेम टाइम दो या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम दो एनालाइज करने में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई भी फुल टेस्ट देता था 3 घंटे 20 मिनट का, तो मैं ट्राई करता था कि कम से कम 3 से 4 घंटे मैं उसे एनालिसिस में लगाऊं। ठीक है, क्योंकि उस टेस्ट का कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो ना मेरे में, कि मैंने उसे अपने 3 घंटे मैंने ख़राब किए वहाँ पे टेस्ट देने में, तो उसका बेनिफिट मुझे मिले। तो मैं कैसे करता था टेस्ट एनालाइज को, तो हियर आई कम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायो की। तो बायो के टेस्ट में कैसे एनालाइज करना है, देखो बायो में देखो एक ही चीज़ होती है कि तुम्हें क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हें चीज़ें रटी हुई है तो तुम उसे कर दोगे, या फिर तुम्हें रटी हुई नहीं तो तुम्हें वही छोड़ के आओगे, या फिर तुम तुक्का मारोगे। पहली बात तो तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारना है। देखो टेस्ट में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि तुम्हें ये पता रहना चाहिए तुमसे क्वेश्चन नहीं करने हैं, ताकि सो डैट तुम कम से कम नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस कर सको। ठीक है, अब इसके बाद बायो में सबसे मेन चीज़ ये रहना चाहिए कि तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अगर तुम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कर रहे हो तो ट्राई करो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाओ। ठीक है, कोई ऐसे 1 वर्ड आंसर है तो टाइम करो कि उसे तुम जल्दी से जल्दी सोल्व कर सको। ठीक है, अब ये नहीं है कि जल्दी के चक्कर में तुम उसे गलत ही कर दो, बेशक थोड़ा टाइम लगाओ, 30 सेकंड या 25 सेकंड लगाओ, लेकिन उसे ठीक से करो। स्टेटमेंट वाले में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाओ। ठीक है, अब सबसे मेन आता है वो रीजन में तुम्हें सबसे पहले ये याद रखना है कि एआर टाइप क्वेश्चन में तुम थोड़ा सा टाइम ना एक्स्ट्रा लगाया करो, क्योंकि या फिर उसे ना लास्ट के लिए छोड़ दिया करो। मैं हमेशा ये करता था कि एआर क्वेश्चन को मैं पढ़ता भी नहीं था, जैसे मैंने देखा एआर का क्वेश्चन है उसे मैं सर्कल करता तो मैं आगे बढ़ जाता था, ताकि मैं उसे लास्ट में जाके सोल्व करता था। तो अगर तुम चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो अब मान लो मैंने कोई क्वेश्चन किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने बायो का क्वेश्चन किया, तो उसमें मैंने मान लो कोई गलती कर दी।
तो अब बात आती है कि तुम उस गलती को एनालाइज कैसे करोगे। देखो सबसे पहले तुम्हें उस क्वेश्चन को पढ़ने की तुमने सबसे पहले गलती क्या की, या फिर तुमने क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत की होगी, या टाइम नहीं होगा तो उस टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है, या फिर तीसरा ये हो सकता है कि तुमने क्वेश्चन तो पढ़ा, तुम्हारा दिमाग तो चला, लेकिन तुमने इस क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा ही सोच लिया। जो मेरे साथ बहुत होता था कि एक क्वेश्चन के ऊपर मैं ज्यादा ही सोच लेता था, जिससे वो गलत हो जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मॉर्फोलॉजी का अगर चैप्टर की बात करूँ तो मॉर्फोलॉजी में एक वर्ड आता था रेडियल पैरेन्काइमा। अगर तुमने याद हो, अगर तुमने चैप्टर पढ़ रखा हो तो तुम्हें पता होगा रेडियल पैरेन्काइमा बार बार आता था। तो मुझे पता ही नहीं था कि यार एनसीईआरटी में रेडियल पैरेन्काइमा नाम की भी कोई चीज भी है। जब मैंने टेस्ट में उसे देखा कि पहली बार उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया हुआ, तब जाके मैंने एनसीईआरटी में ढूंढा, तब जाके मुझे पता चला कि यार रेडियल पैरेन्काइमा नाम की भी कोई चीज है एनसीईआरटी में। तो तुम्हें एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना भी है, ठीक है। अब तुम्हें मान लो तुमने कोई गलती की तो उसे तुम्हें लिख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन पेपर पे ही मैं लिख लेता था। जैसे हमारे क्वेश्चन पेपर पे एक बिल्कुल शीट होती थी, उसमें ना लिखा ही रहता था कि एनालिसिस ऑफ योर टेस्ट। तो उस एनालिसिस में तुम्हें यही लिखना रहता था कि तुमने क्या क्या गलती की है, ठीक है। तो देखना क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बता रखी है जो जिसे मैं पर्सनली यूज करता था, जिससे मुझे लास्ट मोमेंट में अगर मुझे किसी भी पेपर को एनालाइज करना होता था उसमें सबसे मिनिमम टाइम मुझे लगता था, ठीक है। अब बायो की तो बात हो गई, अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में टोटल 3 पार्ट आते हैं, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और बायो तो बिल्कुल सेम ही जैसा, अगर तुम्हें क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है, वरना उसे तुम छोड़ के आओगे या फिर तुम तुक्का मार करोगे। फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है वो बिल्कुल फिजिक्स की तरह ही है। जैसे अगर तुम्हें या फिर इसमें तुम कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, या फिर तुम हो सकता है इसमें सिली मिस्टेक करो, या फिर चौथी चीज अगर तुम्हारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो तुम जल्दी जल्दी में भांड क्या करोगे, ठीक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे अच्छी चीज तुम्हें याद रखनी वो है कि अगर तुम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो ट्राई ये करना कि उसको एक पर्टिकुलर स्पेस दे दो और वहीं पे कैलकुलेशन करो, सो दैट अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कहीं गलती की है तो तुम नीट के पेपर में तुम्हें इतना स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ तो मुझे लास्ट के 1-2 पेज होंगे उसमें तुम ट्राई कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा जो पेपर था वो मैंने हिंदी मीडियम में लिया था, सो दैट मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मिले करने के लिए। तो तुम चाहो तो तुम भी वो कर सकते हो, सो दैट तुम वहाँ पे आराम से कैलकुलेशन कर सको। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के वजह, इनऑर्गेनिक में भी सेम बायो जैसा ही फंडा है, अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है तो करोगे वरना तुम छोड़ दोगे, ठीक है। एनालिसिस भी इसकी बिल्कुल डिट्टो सेम इसकी जैसी होगी। अगर हम बात तो ऑर्गेनिक में देखो तुम्हें रिएक्शंस पता रहने चाहिए सारे के सारे, जितने भी मैकेनिज्म है, लेकिन जो एनसीईआरटी में जो दे रखे मैकेनिज्म वो तो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी तुम्हें पता रहना चाहिए। और इसकी एनालिसिस की बात करें कि क्या इसे कैसे एनालाइज करना है, तो सेम चीज़ है कि तुम वो देखो कि तुमने गलती कहाँ पे की है, ठीक है। जो तुमने गलती किया उसको नोट डाउन कर लो, या फिर मैं ये कहूँगा कि उसे किसी और कॉपी में लिखने की जगह ये बेटर है कि तुम उसे पेपर में लिख लो, ठीक है। तुम उस बार बार पेपर को पढ़ते रहोगे, ठीक है। तो अगर जैसे तुम बार बार पेपर को पढ़ोगे तो तुम्हें दिख जाएगी तुमने गलती कहाँ पे किया। अब आता है सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट, दैट इज फिजिक्स। सबसे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो फिजिक्स में ही डरते हैं। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी फिजिक्स की पेपर को एनालाइज करने के लिए, नोट कि मैंने कैसे पढ़ा था, ठीक है। अब देखो टेस्ट से पहले ना तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि तुम फिजिक्स में तुम्हारे पास सारे के सारे जो फॉर्मूलेज है कोई भी चैप्टर के वो तुम्हारे दिमाग में बैठे रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को जो सबसे बेकार चैप्टर लगता था फिजिक्स में वो था रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और न्यूक्लियाई। ये चैप्टर मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे, सच बता रहा हूँ। इनके फॉर्मूले में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहता था। देखो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये रहती है कि बच्चे क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे माइक्रोस्कोप और जो टेलीस्कोप होगा इसमें 2 फॉर्मूले तुमने पढ़े होंगे, एक तो सिंपल का एक कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तुम कन्फ्यूज उसी में रहोगे कि तुम्हें कौन सा लगाना है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए तुम्हें सबसे बढ़िया ये है कि तुम उसके अच्छी तरह से शॉर्ट नोट्स बना लो और उसके ना थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, सो दैट तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो। अब सबसे बड़ी मेन चीज़ आती है कि तुम्हें जब तुमने कोई एक पेपर दे दिया तो उसे तुम्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू ईयर, तुमने कौन से गलत किए कौन से सही किए। अब मैं क्या करता था, मेरे पास एक नोटबुक रहती थी, उसकी नोटबुक में तुम्हें ना जब मैं देखो मेरी छुट्टियाँ पड़ेगी तो मैं जब जाऊँगा तो मैं तुम्हें उसकी फ़ोटो मैं तुम्हें भेज दूँगा या फिर मैं अपलोड कर दूँगा। अभी मेरे पास वो चीज़ नोटबुक नहीं है मेरे पास, तो अभी के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कैसे करता था। तो मैं क्या करता था, 4-5 कॉलम बना लेता था। एक जगह लिखते थे डेट, मेरे नंबर कितने आए, उसके बाद आता है मेन चीज स्टार्ट। सबसे पहले मैं लिखते थे मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक पूरे पेपर में, जैसे फिजिक्स का पेपर है तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कितनी है, मैंने सिली मिस्टेक कितनी की है, मैंने किसी क्वेश्चन में ओवर थिंकिंग कितनी की है, और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया या के बारे में मुझे पता ही नहीं है। और अगली चीज़ हो सकती है सबसे मेन चीज़, क्या मैंने किसी भी क्वेश्चन में OMR में गलती तो नहीं की है। देखो होता है कभी कभी कि तुम क्वेश्चन तो तुमने ठीक किया लेकिन तुमने गलती से OMR में सर्कल गलत फिल कर दिया, तो ये चीज़ भी तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे तुम ये सारे कॉलम्स बना लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्वेश्चन किया तो मैंने देखा कि इसमें मैंने क्या गलती है, जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन मिस्टेक की तो मैं लिख दूंगा 1,
ठीक है। उसमें मैंने क्या कोई ओवर थिंकिंग किया, जैसे बायो का पेपर में बहुत ज़्यादा मैं ओवर थिंक करता था, तो मैं इसमें ओवर थिंकिंग में पार्ट में लिख देता था 1। ठीक है। सेम चीज़ तुम्हें सिली मिस्टेक से के साथ भी करनी है, और सेम चीज़ तुम्हें नोट अटेम्प्ट क्वेश्चन या फिर जो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता उसके लिए भी करनी है। सब करते करते ना डेफिनेटली तुम्हें 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर तुम किसी भी एक पेपर को अच्छी तरह से एनालाइज करने के लिए बैठो तो ये पक्का होगा कि तुम्हें 3 से 4 घंटे लगेंगे, अनटिल और अनलेस तुम्हारे 650 से या 700 से ऊपर नंबर नहीं आ रहे। जैसे जब मैंने पहली बार अपना ड्रॉपर का जब मैं अपने ड्रॉप ईयर में था, तो जब मैंने पहला अपना टेस्ट दिया था उसमें अराउंड मेरे 450 से 500 के बीच में नंबर आए थे। ठीक है। मेरे सर जो कहते थे वो कि हर एक टेस्ट में तुम्हें ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ाने, बस 20 से 25 नंबर बढ़ाने हैं। ठीक है। अब जैसे हर एक टेस्ट में 20 से 25 नंबर बढ़ाते रहोगे, विद टाइम तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्टअप होता रहेगा। ठीक है। अब जैसे स्टार्टिंग में तुम्हारे नंबर कम आएंगे तो तुम्हें उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसे एनालाइज करने में, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये होगा कि धीरे धीरे आगे चलते चलते क्या होगा कि तुम्हारे कोई नंबर ऑफ गलत हुए वो धीरे धीरे कम होते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो एनालिसिस का टाइम है वो और कम होता रहेगा। ठीक है। तो तुम्हें यही करना है, स्टार्टिंग का फेज है, तुम्हें डिफिकल्टी होगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे डेफिनेटली ये चीज़ सोल्व हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा तुम्हें किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे बताना। अगली क्या है कि ये जो टाइम है, जैसे अभी दिसंबर आने वाला है, तो इसमें क्या होता है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते हैं, तो तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि टेस्ट को एनालाइज कैसे करने हैं। ठीक है। तो अभी मैंने तुम्हें यही बता दिया। इसके अलावा जो स्ट्रैटेजी होगी कि फिजिक्स कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री, और जो बाकी के जो तुम्हारे 4 मंथ रह रहे हैं, 4 या 5 महीने रह रहे हैं, उसमें कैसे पढ़ना है, उसकी वीडियो भी मैं आगे डालता रहूँगा। तब तक के लिए पढ़ते